तो क्लास 11th का अकाउंटेंसी है, इसके अंदर हम क्वेश्चन करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन से संबंधित। कहता है प्रिपेयर मैंने तैयार करो एन अकाउंटिंग इक्वेशन, एक लेखांकन समीकरण बनाना है फ्रॉम द फ्लोइंग ट्रांजैक्शन, निम्नलिखित लेन देनों का। तो पहला है कि स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, हमने ना बिजनेस शुरू किया है कैश 50,000 रुपये से और गुड्स 30,000 रुपये से बिजनेस शुरू किया है। ठीक है, तो हम पहले फॉर्मेट बना लेंगे और फिर इसको करेंगे। ठीक है, तो फॉर्मेट तो तुम जानते ही हो कैसे बनाते हैं। वो ऐसे नंबर 1 लिख दो, नंबर 1 लिख के यहाँ लिख दो ट्रांजैक्शंस, और फिर यहाँ पे लिख दो एसेट्स और यहाँ लिख दो बराबर लायबिलिटी प्लस कैपिटल, लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, ऐसे लिख दो। ठीक है, असेट्स के नीचे एक लाइन छोड़ दिया करो। ठीक है, तो अब पहला क्या बोला था कि स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, मतलब बिजनेस शुरू किया कैश से 50,000 और गुड्स 30,000। तो यहाँ पे लिख देंगे पहला स्टार्टेड बिजनेस विद कैश एंड, हाँ, विद कैश एंड गुड्स। अब यहाँ पे ना कैश, हमारे पास बिजनेस शुरू करने से हमारे पास कैश बढ़ जाएगा 50,000 से, और हमारे पास स्टॉक यानी गुड्स भी बढ़ जाएगा। तो गुड्स माने स्टॉक, तो स्टॉक हमारा बढ़ जाएगा 30,000। तो हमारे बिजनेस में कैश भी बढ़ गया, स्टॉक बढ़ गया, तो 50 होती 80,000, 80,000 रुपये कैपिटल भी बढ़ गई ना, तो कैपिटल के नीचे लिख दो 80,000 भी बढ़ गया बराबर। ठीक है, तो पहला आ गया। अब यहाँ दूसरा लिख दो। दूसरा में क्या बोला है, ये बोला है परचेज गुड्स फॉर कैश, तुमने ना गुड्स खरीदा है कैश, तो 30,000 का तुमने गुड्स खरीदा है कैश, और उधार, क्रेडिट माने उधार खरीदा है फ्रॉम करण से 20,000 का उधार भी खरीदा है गुड्स। तो 30,000 रुपये के नगद गुड्स खरीदे हैं और 20,000 रुपये के करण से उधार खरीदे हैं। हाँ। सही है, तो कुल मिलाकर यहाँ पे लिख दो परचेज्ड गुड्स फॉर कैश एंड क्रेडिट, है ना, कैश एंड क्रेडिट फ्रॉम करण। अब देखो तुमने ना कुछ नगद खरीदा है, तो खरीदने से क्या होगा, कैश कम हो जाएगा। तो 30,000 का नगद खरीदा था, तो 30,000 रुपये यहाँ से क्या हो जाएंगे, माइनस, या तो माइनस का निशान लगाओ, नहीं तो ऐसे ब्रैकेट लगा देते हैं। ठीक है, तो 30,000 का तुमने नगद खरीदा, तो स्टॉक 30,000 रुपये का बढ़ जाएगा ना, और 20,000 रुपये का उधार खरीदा है, तो तुम्हारे पास स्टॉक 30 और 20 50,000 के स्टॉक आ जाएंगे ना, और तुमसे 20,000 रुपये का उधार खरीदा है, तो क्रेडिटर लिख देंगे ना, क्रेडिटर के पास लिख देंगे कि हमने 20,000 का उधार खरीदा है। तो देखो दोनों साइड ना बराबर रहेगी। इस साइड देखोगे तो 50 और में से 30 गया तो 20, ये साइड 20 बढ़ा तो ये भी साइड 20 बढ़ा। ठीक है, तो ये साइड और ये साइड दोनों बराबर रहनी चाहिए। ठीक है, तो अब ये हो गया। अब इसको यहाँ से बंद कर दो, बंद करके ये बताओ यहाँ क्या लिखते हैं, न्यू इक्वेशन। तो यहाँ लिखो न्यू इक्वेशन, और ये वाला 50 में से 30 गया है, तो नगद कितना बचा, 20,000, और 30 के स्टॉक पहले थे और 50 की ओर आ गए 80, तो ये दोनों हो गए टोटल 1 लाख। और ऐसे ये वाला 20,000 रुपये का क्रेडिटर है और प्लस 80,000 कैपिटल, तो ये भी 1 लाख। तो दोनों साइड बराबर है ना। अब तीसरा लेन देन देखते हैं क्या है। तो लिखा है कि गुड्स कॉस्टिंग 40,000 रुपये लागत का कोई गुड्स था, वर सोल्ड, हमने बेच दिया 55,000 में। तो 40,000 का सामान 55,000 में बेच दिया, तो प्रॉफिट हो गया ना। प्रॉफिट बढ़ता है ना, तो कैपिटल में ऐड करते हैं। तो कितने का प्रॉफिट बढ़ा, 15,000 का। तो हमने सामान बेचा है 20 का, तो स्टॉक कितना घट जाएगा, 40,000। तो जो ये स्टॉक है इसमें से 40,000 रुपये माइनस कर दो। ठीक है, और हमने बेचा कितने में है, वो 55,000 में बेचा है। तो देखो यहाँ पर कुछ बताया नहीं है, तो मान लेंगे कैश बेचा है। ठीक है,
तो 55,000 रुपये नगद बेचा है और हमें गेन हो गया ना 15,000 का, तो 15,000 का गेन कैपिटल में ऐड हो जाएगा। सही है, तो यहाँ पे लिख देंगे तीसरा लेन देन कि सोल्ड गुड्स, ठीक है, कॉस्टिंग 40,000, तो 40,000 का बेच दिया फॉर 55,000, ठीक है। अब इसको भी यहाँ से क्लोज कर देंगे और यहाँ लिख देंगे न्यू इक्वेशन। तो बताओ हमारे पास 20 कैश थे, 55 अभी बेचने से आ गए, तो हमारे पास कितना हो गया? 75,000। और ये 80 में से 40 का बिक गया था तो बचे 40,000। तो ये साइड दोनों जोड़ोगे तो 1,15,000। और यहाँ पर भी अगर जोड़ें तो 20,000 का उधार है और ये 95, तो ये भी 1,15,000 और ये भी 1,15,000 है ना। चौथा लिख दो। चौथा क्या कह रहा है? चौथा कह रहा है कि विड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज। तुमने अपने पर्सनल यूज के लिए कैश निकाल लिया बिजनेस से 10,000 रुपये। तुमने अपने पर्सनल यूज व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए 10,000 रुपये निकाल लिए। तो देखो जब हम पैसा निकाल लेते हैं तो हमारे पास कैश भी कम हो जाएगा 10,000 और हमारे फार्म का जो पूंजी है वो भी 10,000 रुपये से कम हो जाएगा, कैपिटल भी कम हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे विड्रो कैश फॉर पर्सनल। हाँ, विड्रो कैश फॉर पर्सनल यूज। अब इसको भी यहाँ से क्लोज कर देंगे तो ये जुड़कर हो जाएगा, घट कर हो जाएगा 65,000 ना। और ये 40,000 और ये 20,000 और ये 85,000। और यहाँ लिख देंगे न्यू इक्वेशन। पाँचवा में अब लिखा है, ये रहा, ये लिखा है कि रेंट आउटस्टैंडिंग है 20,000। मतलब हमारे ऊपर 20,000 रुपये का अभी रेंट ना बाकी रह गया चुकाना, तो ये लायबिलिटी होता है। क्या होता है ये? तो ये हमारे ऊपर लायबिलिटी होता है। तो इसके लिए क्या करेंगे? इसके लिए ना हम अलग हेडिंग बनाएंगे, आउटस्टैंडिंग रेंट। तो हमारे ऊपर ये मतलब हानि चल रही है, हमारे ऊपर लायबिलिटी चल रही है, और एक बार इसमें लिख देंगे और कैपिटल से कम कर देंगे, ठीक है। तो कितने की थी वो? 20,000 थी ना। 20,000। तो हम ना कैपिटल में से 20,000 रुपये कम कर देंगे और बगल में एक नया हेडिंग जोड़ देंगे, आउटस्टैंडिंग रेंट, और बगल में नया हेडिंग 20,000 रुपये जोड़ देंगे। सही है, क्लियर? तो यहाँ पे लिख देंगे रेंट आउटस्टैंडिंग। मैंने जल्दी में बोल दिया बस, ठीक है। तो बस अब इसको जोड़ के यहाँ लिख देंगे न्यू इक्वेशन। तो ये तुम्हारे पास 65,000 हो गया, ये 40,000 और ये 20,000। पूंजी आपकी 20 कम है तो 65,000 और जमा 20,000। और दोनों साइड अगर जोड़ के देखोगे तो सेम आएगा। इनको जोड़ोगे तो ये 1,05,000। 1,05,000। तो ये भी जोड़ोगे ना तो 20, 20, 40 और ये 1,05,000। सही है, दोनों साइड बराबर है। आगे से तो इस मतलब ऐसे सोल्व करते हैं ये, ठीक है। आउटस्टैंडिंग रेंट को ना थोड़ा ध्यान रखना है। आउटस्टैंडिंग रेंट क्या होता है कि हमारे पास एक नई लायबिलिटी बढ़ गई, तो हमारे पास एक नई लायबिलिटी बढ़ गई, और वो लायबिलिटी बढ़ने से ये होता है कि हमारी जो पूंजी है वो घट भी गई है, ठीक है। तो इसलिए कैपिटल से घटा के यहाँ पे बनाते हैं।